हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग 1D ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे। 1D ग्राफ जनरेटर कहिए या फिर इसी को हम लोग हाई वोल्टेज जनरेटर भी कहते हैं। तो 1D ग्राफ जनरेटर को हम लोग तीन पार्ट में समझना स्टार्ट किए थे। फर्स्ट था उसका प्रिंसिपल, सेकेंड था उसका वर्किंग और थर्ड था उसका कंस्ट्रक्शन। तो प्रिंसिपल हम लोग ऑलरेडी समझ चुके थे। एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल में समझे थे कि मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसी सेंटर से एक और स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग लेते हैं। जो अंदर वाला स्फेरिकल कंडक्टर है इसका नाम हम लोग कुछ बी दे दिए थे अंदर वाले का, और इसका रेडियस दे दिए थे स्मॉल आर। जो बाहर वाला हमारा स्फेरिकल कंडक्टर था इसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर दिए थे और इसका नाम हम लोग ए ले लिए थे। जो बाहर वाला स्फेयर है या फिर स्फेरिकल कंडक्टर कहिए, इसके ऊपर चार्ज का वैल्यू हम लोग कैपिटल क्यू लिए थे और अंदर वाले स्फेयर पे चार्ज का वैल्यू स्मॉल क्यू लिए थे। अब इस कंडीशन में हम लोग स्फेयर ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड किए थे और स्फेयर बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड किए थे। तो स्फेयर बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमारा इतना आया था और स्फेयर ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इतना आया था। मतलब यह था हमारा स्फेयर बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू और यह था हमारा स्फेयर ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो हमारा स्फेयर बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, जिसको हम लोग बी वी कंसिडर किए थे, ये ज़्यादा था जो स्फेयर ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वी ए, इसकी तुलना में। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करना था। पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या फिर वोल्टेज कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना था, तो ज़्यादा पोटेंशियल वाले में से कम पोटेंशियल वाले को घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो वी का पोटेंशियल ज़्यादा था उसमें से कम पोटेंशियल वाले को घटाए थे, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिला था, जिसका वैल्यू आया था V इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 1/r माइनस 1/कैपिटल आर। जहाँ पे स्मॉल आर था अंदर वाले स्फेयर का रेडियस और कैपिटल आर था बाहर वाले स्फेयर का रेडियस। तो ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पूरे प्रोसेस के साथ फाइंड कर चुके थे, एक बार मैंने रिपीट कर दिया ऐसे ही। अब इसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे कि इसका फिगर हमको बनाना कैसे है, एकदम स्टेप बाय स्टेप नॉर्मली आराम आराम से आप इस चीज़ को समझेंगे। ये लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया था एक स्टूडेंट के कॉपी का नोट से है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऊपर वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे 1D ग्राफ जनरेटर का क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। एक आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ 1D ग्राफ जनरेटर, 5 मार्क्स का। तो जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग डाल देंगे 5 मार्क्स का। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन या फिर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 1D ग्राफ जनरेटर। मतलब आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इसका कैसे फिगर बना है वो बताना है और आपको इसका वर्किंग बताना है, कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग फिगर को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक लाइन आप ऐसे लेंगे नीचे की तरफ, फिर यहाँ से आप एक दूसरा लाइन लेंगे एकदम ठीक इसके बगल में और बीच में गैप छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला लाइन आया हुआ है, इस लाइन को आप चाहे तो अभी भी बना ले सकते हैं, इस तरह से बना लेंगे। गैप दे के बीच में थोड़ा सा बीच में नहीं मिलाना है आपको, जहाँ पर ये लाइन देंगे वहाँ पर आपको नहीं मिलाना है। उसके बाद आप इधर से एक लाइन ला देंगे और इधर से एक लाइन ला देंगे। नीचे आपका ये कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। और ये जो नीचे वाला कंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग बेस बोलेंगे, जो इंसुलेटिंग स्टैंड का बना होता है। देखिए इसका नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये इंसुलेटिंग स्टैंड है या फिर बेस है। सबसे पहले आप नीचे इसको तैयार कर लेंगे इस तरह से, है ना। इसको नीचे आप तैयार कर लिए, बीच में ये आप एक पीट कहिए या फिर होल कहिए, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आप कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद अब मान लीजिए कि ये तो हम ड्रा कर चुके हैं। अब इसको ड्रा करने के बाद थोड़ा सा इधर बाईं तरफ से और थोड़ा सा दाईं तरफ से स्पेस छोड़कर यहाँ पर हम लोग एक इस तरह से कॉलम दे देंगे और इधर भी हम लोग एक कॉलम दे देंगे और दोनों कॉलम के ऊपर हम लोग एक सेमी स्फेयर को डालेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन में हम लोग प्रिंसिपल में हम लोग देखे थे कि दो स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग लेते हैं,
तो यहाँ पर सेमी स्फेरिकल कंडक्टर ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक सेमी स्फेरिकल कंडक्टर ले लेंगे और वहाँ पे आप देखे थे सेमी स्फेरिकल कंडक्टर के बदले जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर था उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ था नहीं, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कि इसके ऊपर चार्ज फैलाना है। अब कैसे करेंगे उसको हम लोग वर्किंग में समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम ले लेंगे, कॉलम का हिंदी होता है खंभा। यहाँ पर भी आप एक कॉलम ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक कॉलम का नाम हम लोग C1 दे देते हैं और दूसरा कॉलम का नाम हम लोग C2 दे देते हैं। और दोनों कॉलम किसी भी इंसुलेटर का हो सकता है। अगर आप इसको लिखना चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हैं कि ये क्या है, ये हमारा एक इंसुलेटिंग कॉलम है। ये हमारा एक इंसुलेटिंग कॉलम है और ये एक इंसुलेटिंग कॉलम है। मतलब हमारे पास दो इंसुलेटिंग कॉलम रहेगा और दोनों इंसुलेटिंग कॉलम के ऊपर एक सेमी स्फेरिकल या फिर हेमी स्फेरिकल कहिए, हेमी स्फेरिकल कंडक्टर डाला हुआ रहेगा। मतलब कंडक्टर का आधा भाग इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है। अब इसके एंड से जो हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, इस इंसुलेटिंग स्टैंड के इस वाले छोर से और इस वाले छोर से ऐसे दो कॉलम लेके, पतला कॉलम लेकर इसको हम लोग चारों तरफ से ऐसे ढक देंगे। मतलब ये जो ओवरऑल पूरा कंस्ट्रक्शन है, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम लोग चारों तरफ से कवर कर देंगे, ठीक। और जिस चीज़ से कवर करेंगे उसका नाम रहेगा स्टील सील्ड। मतलब सील्ड मतलब समझते हैं, उसको चारों तरफ से कवर कर देना। मतलब स्टील का एक कंडक्टर लेकर इसके चारों तरफ से हम लोग इसको सील्ड कर देंगे। मतलब चारों तरफ से इसको हम लोग कवर कर देंगे। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, आगे समझेंगे ये सब का काम क्या है। अब इसके बाद यहाँ से, यहाँ जो ये रेड वाला आप देख रहे हैं इसका नाम है, इस रेड वाले का नाम है EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक तरह से चार्ज का टैंक भी, कि इसमें चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज, और नीचे इसको हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट किए हुए हैं। मतलब चार्ज टैंक जो है हमारा अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। और चार्ज टैंक से जो हमारा EHT है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, यहाँ से हम लोग एक इस तरह से कॉम्ब टाइप का, इस तरह से हम लोग एक ब्रश बनाए हुए हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं कार्बन ब्रश। ये हमारा ब्रश B1 इसका नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक मोटर लगाए हुए हैं और मोटर पे बेल्ट लगा हुआ है। बेल्ट हमारा जैसे आप लोग देखे होंगे आटा चक्की वाले में बेल्ट लगा हुआ रहता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मोटर लगाए हुए हैं और मोटर से हम लोग बेल्ट को इस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं। एडजेक्ट इंसुलेटिंग बेल्ट ही, जिस तरह का बेल्ट आटा चक्की में आप देखते हैं उसी तरह का छोटा सा बेल्ट। तो इसको हम लोग इस तरह से लगाए हुए हैं और ये हमारा इस तरह से घूम रहा है। इस तरह से बेल्ट हमारा कंटिन्यूअसली घूमते रहता है मोटर की हेल्प से। और यहाँ पर इसके दूसरे छोर पे ये जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है, इस स्फेरिकल कंडक्टर से, सेमी स्फेरिकल कंडक्टर से हम लोग एक दूसरा ब्रश को कनेक्ट किए हैं। इसी तरह का ब्रश, इस स्फेरिकल कंडक्टर से हम लोग ब्रश को ऐसे निकालते हैं और ऐसे करके हम लोग इसको कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक। तो ये है हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन। अब इसमें नाम सब कुछ का देख लीजिए। अच्छा, ये जो हमारा बाहर वाला शील्ड है, स्टील का शील्ड, इससे हम लोग एक अर्थिंग वायर को भी कनेक्ट किए हुए हैं। अब ये सारा कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, क्यों है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आपने समझे, सबसे पहले आप लोग समझे हैं कि ये जो नीचे लगा हुआ है ये हमारा क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है या फिर आप इसको बेस भी बोल सकते हैं। फिर ये हमारा यहाँ पे क्या है, इंसुलेटिंग बेल्ट है। फिर ये हमारा क्या है, स्टील शील्ड है। फिर यहाँ पे हम लोग मोटर लगाए हुए हैं, इस चीज़ को मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे ये हमारा कार्बन ब्रश एक B1 है और एक दूसरा B2 है। यहाँ पे एक कॉलम C1 है और दूसरा कॉलम C2 है। इसके ऊपर हम लोग एक सेमी स्फेरिकल कंडक्टर डाले हुए हैं और इसको हम लोग जो हमारा स्टील शील्ड है इसको एक अर्थिंग वायर से कनेक्ट किए हुए हैं। उम्मीद है आप लोग बनाना इस चीज़ को सीख चुके हैं। अब ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ये जो कंस्ट्रक्शन आप किए हैं इसके बारे में भी आपको लिखना है कि ये कंस्ट्रक्शन क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखते हैं। जो भी आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, जो भी आप इसमें दिख रहा है आपको, इन सारी चीज़ों को आप अपने लैंग्वेज में खुद से ट्रांसलेट करके बना के आप आसानी से लिख सकते हैं कि क्या सब इसमें है। और समझिए कंस्ट्रक्शन को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक वन
इंसुलेटिंग स्टैंड। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंसुलेटिंग स्टैंड को ले लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गड्ढा छोड़ देते हैं, ठीक। ऑन विच 2 कॉलम्स C1 एंड C2 आर प्लेस्ड, जिस पे हम लोग क्या किए हैं, एक कॉलम यहाँ पे C1 ले लिए हैं और दूसरा कॉलम क्या किए हैं, यहाँ पर C2 ले लिए, ठीक। वन सेमी स्फेरिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर कॉलम C1 एंड C2। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक सेमी स्फेरिकल कंडक्टर इसके ऊपर डाल दिए हैं, किसके ऊपर, C1 के ऊपर और C2 के ऊपर, ठीक। ये सेमी स्फेरिकल कंडक्टर डाला हुआ एकदम स्टेप बाय स्टेप इसमें हम लिखवाए हुए हैं, आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर है 1 EHT का ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन या फिर चार्ज टैंक इज़ कनेक्टेड विथ 1 कार्बन ब्रश B1। अब जो हम लोग क्या किए हैं, एक EHT फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ जो हम लोग एक EHT लिए हुए हैं, इस EHT को क्या किए हैं, एक कार्बन ब्रश से हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं, जिस कार्बन ब्रश का नाम है B1, ठीक। इस EHT एक ले रहे हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन या फिर चार्ज टैंक, जिसको हम लोग कार्बन ब्रश B1 से कनेक्ट किए हुए हैं। फिर अनदर कार्बन ब्रश B2 इज कनेक्टेड विथ सेमी स्फेरिकल कंडक्टर S। अब जो दूसरा कार्बन ब्रश हम लोग लिए हुए हैं, ये दूसरे कार्बन ब्रश को हम लोग क्या किए हुए हैं, ये जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है, इस स्फेरिकल कंडक्टर से दूसरे कार्बन ब्रश को हम लोग जोड़े हुए हैं, जिसका नाम है B2, ठीक। एकदम स्टेप बाय स्टेप आप जैसे बनाए हैं फिगर कंस्ट्रक्शन किया वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है 2 मोटर्स P1 एंड P2 आर कनेक्टेड विथ ए इंसुलेटिंग बेल्ट। अब यहाँ जो हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर हम लोग मोटर लिए हुए हैं, एक P1 और दूसरा P2, जिसको हम लोग एक इंसुलेटिंग बेल्ट की सहायता से जोड़े हुए हैं, जो आसानी से रोटेट कर सकता है, जो आसानी से मोटर की सहायता से बेल्ट इस तरह से घूम सकता है, जैसे आटा चक्की वाला बेल्ट घूमता है, बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद है 1 स्टील शील्ड इज प्लेस्ड ओवर द होल कंस्ट्रक्शन। अब ये जो हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है, इस पूरे कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम लोग क्या किए हैं, एक शील्ड को डाल दिए हैं। शील्ड कहने का मतलब उसको पूरी तरह से कवर कर दिए हैं, उसको एक स्टील के कवर से इसको पूरी तरह से हम लोग ढक दिए हैं, पूरी तरह से इसको सील्ड कर दिए हैं। समझिए एक तरह से ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, इसको हम लोग पैक कर दिए हैं एक स्टील से बना हुआ मटेरियल से, एक स्टील से बना हुआ खाका से भी बोल सकते हैं। फिर है 1 पीट इज लेफ्ट इन द इंसुलेटिंग बेस। अब जो हम इंसुलेटिंग बेस लिए थे, इस बात को आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में भी लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा बेस है, इसमें हम लोग एक पीट मतलब एक होल को छोड़ दिए हैं और इसके ऊपर हम लोग एक कॉलम को इस तरह से डाल दिए हैं, ठीक। इस चीज़ को भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक लाइन इसमें छूटा हुआ है, आप चाहे तो खुद से भी डाल सकते हैं कि यहाँ जो हम स्टील शील्ड लिए हुए हैं, इस स्टील शील्ड से हम लोग एक अर्थिंग वायर को कनेक्ट किए हुए हैं। और भी अगर इसमें कुछ आप डालना चाहे तो अपने मन से, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसको एकदम सेम याद कर ले, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझकर अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम में, और या फिर इसको आसानी से कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग को हम लोग देखेंगे कि ये वर्क किस तरह से करेगा। तो इसके पहले वर्किंग को हम समझा देते हैं, उसके बाद जो लिखे हैं उसको पढ़ेंगे। इसका वर्किंग ये है कि इसका मेन उद्देश्य आपका क्या है, वोल्टेज क्रिएट करना या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। मतलब जनरेटर है तो जनरेटर का मेन उद्देश्य क्या होता है, वोल्टेज क्रिएट करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारे पास चार्ज है EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो चार्ज टैंक है, इससे हम लोग पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन ब्रश की सहायता से स्प्रे करेंगे। अब कार्बन ब्रश की सहायता से यहाँ से चार्ज स्प्रे होगा और मोटर की सहायता से ये बेल्ट हमारा इंसुलेटिंग बेल्ट इस तरह से घूमते रहेगा कंटिन्यूअसली। अब जो चार्ज यहाँ से स्प्रे होगा वो चार्ज इस बेल्ट पे आ जाएगा और इस बेल्ट की सहायता से क्या होगा, ये चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा। और जब चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ जो दूसरा कार्बन ब्रश B2 लगा हुआ है, B2 यहाँ से चार्ज को कलेक्ट कर लेगा और कलेक्ट करने के बाद इसको पूरे कंडक्टर पे इस तरह से, ये जो हमारा सेमी स्फेरिकल कंडक्टर है, इस सेमी स्फेरिकल कंडक्टर पे फैला देगा, ठीक।
अब इस कंडीशन में फैलाने के बाद जब ये फैला देगा तो ये हमारा कंटिन्यूअसली फैलाते रहेगा फैलाते रहेगा फैलाते रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। और यहाँ से चार्ज का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के बाद ये चार्ज लीकेज होके यहाँ पर भी जाएगा, इसके अंदर वाले सरफेस पे भी जाएगा। तो हम लोग प्रिंसिपल में पढ़े थे कि अंदर वाले स्फेयर का हमारा पोटेंशियल ज़्यादा था। मान लेते हैं अंदर वाला वी है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, जो बाहर वाला स्फेयर इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल काफ़ी कम रहेगा अंदर वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे वोल्टेज क्रिएशन आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो हमारा स्टील सील्ड है, मान लीजिए कि इसमें अगर चार्ज का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा, जहाँ जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारा अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक, अब जो हम लोग लिखे हैं इस बात को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो हम लोग पीठ छोड़े थे, पीठ छोड़ने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी अनवांटेड पार्टिकल, जो भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के डिस्ट्रॉय होने से जो भी अनवांटेड पार्टिकल क्रिएट होगा, जैसा ड्यूटेरियम हो गया, प्रोटियम हो गया, तो ये अनवांटेड पार्टिकल हमारा इस होल की सहायता से बाहर की तरफ आ जाएगा। मतलब अनवांटेड पार्टिकल को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर बेस में एक पीठ छोड़े हुए हैं, एक होल छोड़े हुए हैं, जिसकी सहायता से हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो चलिए वर्किंग को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव चार्ज इज़ गिवन टू द कार्बन ब्रश B1। आप देखे हैं कि EHT से हम लोग जो कार्बन ब्रश B1 कनेक्ट किए हुए हैं, इस B1 की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को देते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज इज़ गिवन टू द कार्बन ब्रश B1 फ्रॉम EHT, या फिर चार्ज टैंक कहिए। मतलब चार्ज टैंक से सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज को कार्बन ब्रश B1 को दे रहे हैं। फिर नाउ ब्रश B1 स्प्रेज द चार्ज ऑन इंसुलेटिंग बेल्ट। अब B1 क्या करता है, चार्ज को स्प्रे करता है, चार्ज को छिड़कता है, किसके ऊपर, इंसुलेटिंग बेल्ट के ऊपर, विच इज़ कनेक्टेड विथ मोटर P1 एंड P2। जो बेल्ट क्या है, मोटर, यहाँ पर एक P1 और एक P2 है, तो P1 और P2 मोटर से हमारा कनेक्टेड है। इस इंसुलेटिंग बेल्ट के ऊपर यहाँ से जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसको ब्रश B1 छिड़कता है, ब्रश B1 स्प्रे करता है। दिस चार्ज इज़ कैरीड टू द ब्रश B2। अब ये चार्ज क्या होता है, जो हम लोग देखे हैं यहाँ से EHT से जो हमारा कार्बन ब्रश चार्ज को स्प्रे करता है, उसको बेल्ट लेके ऊपर चला जाता है, और यहाँ से ब्रश B2 इसको कलेक्ट करता है। वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, वही चीज़ हम लोग नीचे लिखे हैं, जो समझे हैं। हम लोग लिखे हैं कि नाउ ब्रश B1 स्प्रेज द चार्ज ऑन इंसुलेटिंग बेल्ट। अब क्या करता है, ब्रश B1 चार्ज को स्प्रे करता है इंसुलेटिंग बेल्ट पे, विच इज़ कनेक्टेड विथ मोटर P1 एंड P2, जो बेल्ट मोटर P1 और P2 से जुड़ा हुआ है। दिस चार्ज इज़ कैरीड टू द ब्रश B2 विच कलेक्ट्स द चार्ज एंड ट्रांसफ़र इट टू द सेमी स्फेरिकल कंडक्टर। अब ये बेल्ट जो चार्ज को लेके जाता है ब्रश B2 के पास ऊपर, ब्रश B2 क्या करता है, उस चार्ज को कलेक्ट करके ये जो हमारा सेमी स्फेरिकल कंडक्टर है इसके ऊपर फैला देता है। ठीक, इसको ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब ये जो हमारा सेमी स्फेरिकल कंडक्टर है उसको ब्रश B2 चार्ज ट्रांसफ़र कर देता है। चार्ज ट्रांसफ़र कहने का क्या मतलब, चार्ज इसको देगा, मतलब चार्ज इस पर फैल जाएगा। फिर है हेयर होल प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज क्रिएशन इज़ डन। अब यहाँ जो वोल्टेज क्रिएशन का जो प्रिंसिपल हम लोग देखे हैं कि वोल्टेज किस तरह से क्रिएट होता है, तो वहाँ पर हमारा टोटल स्फेयर था, 2 स्फेयर था। यहाँ पे हमारा एक सेमी स्फेयर है और एक दूसरा सेमी स्फेयर है। इस दोनों की सहायता से यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। ठीक, फिर जैसे हम लोग प्रिंसिपल में समझे थे बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, बस वहाँ पे हमारा टोटल इस तरह से हम लोग देखे थे कि हम लोग फुल स्फेयर को लिए थे और यहाँ पर सेमी स्फेयर को ले रहे हैं, आधा स्फेयर को ले रहे हैं। बाकी हमारा प्रोसेस दोनों का सेम ही है। फिर है अनवांटेड पार्टिकल्स आर सेंड आउट थ्रू द पिट। अब जो हमारा अनवांटेड पार्टिकल है, जो यहाँ पर वोल्टेज क्रिएशन के दौरान जो पॉजिटिव चार्ज में कुछ डिफेक्शन आएगा, तो वहाँ से जो भी हमारा अनवांटेड पार्टिकल क्रिएट होगा, उस अनवांटेड पार्टिकल को पिट यानी जो होल है उसकी सहायता से नीचे भेज दिया जाता है। फिर इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज, लीकेज का स्पेलिंग होगा LEAKAGE।
थोड़ा सा इसको केयर करेंगे। LEA सही ही लिखा हुआ है, लेकिन आई टाइप का शुरू में था, उसको काटा हुआ है, LEAKAGE। अगर कोई लीकेज है, लीकेज आप समझ रहे हैं, मतलब कहीं पर कोई चीज़ बढ़ने के कारण उसमें जो रिसाव आ जाता है, मतलब अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है बाहर वाले सरफेस पे, इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज ऑफ चार्ज, अगर कोई चार्ज का लीकेज है कहाँ पे, ये जो हमारा बाहर वाला सील्ड है इस सील्ड में, देन इट गोज़ टू द स्टील सील्ड, मतलब ये हमारा स्टील सील्ड में चला जाएगा। मतलब अगर इसमें जो हमारा कोई रिसाव है कॉलम 1 से 2 तक, जो हमारा स्फेयर है, सेमी स्फेयर, इसमें अगर कोई लीकेज है तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ये बाहर की तरफ जो हमारा सील्ड है इस सील्ड में चला जाएगा चार्ज। ठीक, नाउ दीज चार्जेस आर फॉरवर्डेड टू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टेड अर्थिंग वायर। अब ये जो हमारा सील्ड में जो अर्थिंग वायर कनेक्टेड है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से इस कॉलम में जो हमारा चार्ज है, यहाँ से चार्ज लीकेज होके अगर यहाँ पे पहुँचता है, तो यहाँ पहुँचने के बाद चार्ज यहाँ से जो हम लोग अर्थिंग वायर कनेक्ट किए हुए हैं इस सील्ड से, इस सील्ड के थ्रू पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो यही है हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। मतलब ये इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपका 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसान है। पहले ये आपको बना लेना है, फिर यहाँ पे एक आप पीट के थ्रू एक बना दीजिए होल इस तरह से। यहाँ पर एक 2 कॉलम लीजिए, इसको ऊपर से आप ऐसे डाल दीजिए। यहाँ पे एक EHT लेके यहाँ पर एक कार्बन ब्रश बना दीजिए, यहाँ से एक कार्बन ब्रश कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप एक इस तरह से 2 मोटर के थ्रू एक जो हमारा इंसुलेटिंग बेल्ट है इसको लगा दीजिए। इसके दोनों तरफ से इस तरह से आप एक शील्ड डाल दीजिए। बस सबका नाम याद रखिए, ये हमारा शील्ड है, ये इंसुलेटिंग बेल्ट है, ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये हमारा कार्बन ब्रश है, ये हमारा मोटर है, ये पीठ है, ये इंसुलेटिंग कॉलम है C1 एंड C2, ये हमारा अर्थिंग वायर है। अर्थिंग वायर को यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर ये सेमी स्फेरिकल कंडक्टर है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। टोटली आप समझ ही चुके हैं और इसके वर्किंग को भी आप समझ चुके हैं। आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ EHT से चार्ज स्प्रे करता है, जो चार्ज क्या होता है इंसुलेटिंग बेल्ट पे पड़ता है, और मोटर घूमते रहने के कारण बेल्ट चार्ज को ऊपर ब्रश B2 के पास लेके चला जाता है, और ब्रश B2 क्या करता है, चार्ज को कलेक्ट करके इस पर फैला देता है स्फेयर, सेमी स्फेयर पे। और सेमी स्फेयर पर फैलाने के बाद जो भी अनवांटेड प्रोसेस होता है, यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल इसका हम लोग पढ़े थे, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट होने का प्रोसेस चलता है, वोल्टेज क्रिएट होता है, और वहाँ से जो भी अनवांटेड पार्टिकल है उसको पीठ की सहायता से बाहर फेंक दिया जाता है। और अगर यहाँ पे कोई चार्ज लीकेज होता है तो वो चार्ज क्या होता है, यहाँ जो हमारा स्टील का शील्ड है उस स्टील के शील्ड पर चार्ज चला जाता है और उसको इस अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में भिजा दिया जाता है। यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यूसली चलते रहता है। बस ये नाम का ही हाई वोल्टेज जनरेटर है, एक्चुअली में कम चार्ज में ये ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट करता है, इसलिए इसका नाम हाई वोल्टेज जनरेटर है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आपको जनरली म्यूज़ियम वगैरह में मिलेगा या फिर आपको लैब वगैरह में मिलेगा। तो यही है 1D ग्राफ जनरेटर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है। यह 5 मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिगर का, फिर इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे तो आप इसके वर्किंग का और कंस्ट्रक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर ऊपर बढ़ाने से आप इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का अब स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो जाएगा आपका। वीडियो को पॉज करके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है। उम्मीद है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब वर्किंग का भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका वर्किंग यहाँ तक है और नीचे भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो नीचे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फाइनली यहाँ तक है। तो इसका टोटल आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शायद इसमें एक टॉपिक छूटा हुआ है जिसको कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे।